नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात होगी राजनांदगांव के चुनावी चक्रव्यूह की। राजनांदगांव में कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी भूपेश बघेल चुनावी चक्रव्यूह में क्या फंसते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के लिए ये चुनावी जीत प्रतिष्ठा का विषय है, तो भाजपा के लिए भी इस सीट पर भूपेश बघेल को मात देना जीवन मरण का प्रश्न बनता जा रहा है। लेकिन राजनांदगांव में हालात कांग्रेस बनाम भाजपा ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस भी है। कांग्रेस पार्टी के भीतरी हलकों से भूपेश बघेल के खिलाफ विद्रोह का एक ज्वालामुखी सा फूट पड़ा है। उधर भाजपा के दिग्गज नेताओं के रूप में चुनावी भूकंप भी भूपेश की भूमि को हिला रहे हैं, यानी भूपेश चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इधर जिस तरह से उनकी पार्टी के तमाम नेता उनके ही खिलाफ लामबंदी कर रहे हैं, उससे ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर चुके हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास वैष्णव मंच से ही उन्हें खरी खोटी सुना चुके हैं। पीसीसी डेलीगेट्स राम कुमार शुक्ला तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर भूपेश का टिकट काटने की मांग तक कर चुका है। ऐसे में अपनों से ही घिरे भूपेश बघेल के चुनावी क्षेत्र में 6 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह दस्तक देने वाले हैं और उधर 8 अप्रैल को पीएम मोदी बस्तर और कांकेर में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। इसकी गूंज राजनांदगांव तक पहुंचना तय है। ऐसे में चुनावी चक्रव्यूह में फंसे बघेल इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे और क्या बघेल राजनांदगांव सीट बीजेपी से छीनने में कामयाब होंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। दौरा जो है अमित शाह जी का हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभदायी रहेगा। जहाँ भी जाएंगे पूरी सीट जीतेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उत्साह आएगा और लोग दुगने रफ्तार से काम करेंगे। उनका गढ़ नहीं है, गढ़ उनका तो किला ढह गया है, अब उनका गढ़ ही नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ है पूरे प्रदेश में। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजनांदगांव में तो भूपेश बघेल की आंधी चल रही है। अमित शाह आ जाए या फिर नरेंद्र मोदी आ जाए, जीतेंगे भूपेश बघेल ही। और वैसे भी अमित शाह से भी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत सारे वादा खिलाफी का हिसाब लेना है। 10 साल की मोदी जी की वादा खिलाफी का हिसाब लेना है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम। अब तो मोदी जी और अमित शाह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। जुमलेबाजी बता के उन्होंने 15 लाख तो जनता के हड़प लिए, लेकिन महंगाई की उनकी क्या राय है। अब क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाने का वो दावा कर रहे हैं, तो उन्हें पहले इसको बताना होगा। अब की बार जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा पाने के लिए मतदान करेगी। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी बीजेपी से, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ साथ डॉक्टर आरती उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नागेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि अगर आज से 3 महीने पहले अगर हम बात करते कांग्रेस को लेकर और इसी विषय को लेकर, तो शायद किसी और मुद्दे पर चर्चा हो रही होती। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और एकाएक ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में पूरे चुनावी समीकरण जो पहले अलग नजर आ रहे थे अब बिल्कुल ही उसके अलग नजर आ रहे हैं। जो प्रोमिनेंट लीडर नजर आ रहे थे उन पर खुद उन्हीं के पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन सीटों पर पार्टी मजबूत नजर आ रही थी उन सीटों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जिन नेताओं पर कांग्रेस ने भरोसा जताया था वो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो अब इन 3 महीनों के बाद क्या स्थिति है कांग्रेस की इस वक्त, और खासतौर से जिस तरह से हमने देखा कि जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में? अभिषेक जी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस तरीके से मार लगी, स्वाभाविक रूप से इसका असर अब साफ नजर आ रहा है। चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, जिन्होंने बड़ी उम्मीद लगा के रखी थी कि वो भारी बहुमत से आएंगे, और अब 75 पार के जो दावे थे वो किस तरीके से जनता के वोटों की आंधी से कहीं ना कहीं सारी उम्मीदों पे उनके पानी फिरा। तो स्वाभाविक रूप से इसका असर जो है अब लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा है। मुझे लगता है कि लगातार इस क्षेत्र में जिस तरीके से भूपेश बघेल के खिलाफ स्वर उभरे हैं, जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तभी से बहुत सारी बातें पार्टी फोरम में शुरू हो गई थी। कार्यकर्ताओं ने अपने संतोष जताए थे और उसके बाद अब चुनाव आते आते तो आप खुद देख पा रहे हैं कि सभी मुखर हो चुके हैं, मंचों पे अपनी बात कह रहे हैं।
दिल्ली तक के बात कही जा रही है। तो एक तरीके से ये एकदम कांग्रेस की स्ट्रेटेजी के खिलाफ होता चला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस जो खुद तो अपने ही पार्टी में संतुलन नहीं बिठा पा रही है, वो बीजेपी से किस तरीके से लड़ेगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पे वो बीजेपी का मुकाबला कर सकती थी इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि बीजेपी हारी थी विधानसभा और बाद में लोकसभा में उन्हें जीत मिली थी और अच्छी जीत मिली थी। तो कांग्रेस भी ये उम्मीद लगा सकती थी कि ये विधानसभा हारी है लेकिन लोकसभा में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अंतर कलह नजर आया और विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये सारी परिस्थितियां बनने लग गई थी, और मुझे लगता है कि सरगुजा और बस्तर की जो हार है इसने कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जी निश्चित रूप से। तो चलिए मैं अब कांग्रेस में पास आना चाहूंगा। हमारे साथ आरती उपाध्याय जुड़ी हुई हैं। आरती जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? आरती जी, चलिए लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो रवि जी, जाहिर तौर पर आपके पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर्स अब प्रचार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि मुद्दों से तर अगर जाए तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपने पार्टी के तमाम, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्रियों को मैदान में उतारा है, क्या बीजेपी से एक चुनौती के तौर पर देखती है? बिल्कुल कोई चुनौती के रूप में नहीं है। चुनौती तो कांग्रेस में इस बात का कि टिकट कौन ले लोकसभा के लिए, कोई टिकट ही नहीं लेना चाहता है। इसीलिए तो क्या कहते हैं, आज स्थिति है कि मतलब जो विधानसभा लड़े हुए और जो जीते हुए विधायक है उनको लोकसभा लड़ाना मजबूरी हो गई है। नहीं तो ऐसा क्या कारण था जो फ्रेश कैंडिडेट है और जो विधानसभा में जीते हुए उनको छोड़ के दूसरों को टिकट देने में इनको क्या गुरेज हुआ? कोई चुनौती नहीं है। मैं कह रहा हूँ राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी कम से कम 3 लाख वोटों से बहुत आसानी से हारेंगे ना। कोई ना तो उनका राजनांदगांव गढ़ है, न ही राजनांदगांव के लिए कोई चुनौती है। कारण क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, भूपेश बघेल जी ना राजनांदगांव के लिए तो है ही नहीं, दुर्ग के है, आयतित प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी। और राजनांदगांव के साथ जो उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, कम से कम 5 संस्थाओं को, पाठ्य पुस्तक निगम को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मतलब विभाग को, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उसको, और गवर्नमेंट प्रेस को, और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के मुख्यालय को रायपुर स्थानांतरित किया। उससे राजनांदगांव की जनता उद्वेलित है। तो बहुत अच्छा मौका मिला राजनांदगांव की जनता को कि भूपेश बघेल के प्रति आक्रोश दिखाने के लिए। आक्रोश इतना प्रचंड है कि इसे भूपेश बघेल जी कहाँ उड़ के गिरेंगे। मैं तो मिनिमम 2-2.5 लाख बोल रहा हूँ, कहीं 3-4 लाख वोटों से भूपेश बघेल जी ना हारे। इसके अलावा जिस तरह से वो बयानबाजी करते रहे, अब ईवीएम पे उनको भरोसा नहीं रहा कि 370 कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं ताकि ईवीएम में जगह नहीं रहे। इतनी बाचकानी मतलब बातें किसी मुख्यमंत्री से शोभा नहीं देता। और राजनांदगांव तो एकदम संस्कारधानी, इस तरह की बातों को स्वीकार भी नहीं करता। भूपेश बघेल जी को सार्वजनिक जीवन में अपनी खुद की एक मर्यादा स्थापित करना चाहिए। यदि उन्हें भरोसा नहीं है ईवीएम में, तो 2018 का चुनाव के बाद इस्तीफा दे देना था, और अभी विधानसभा जीते तो इस्तीफा दे देना था यदि ईवीएम पे भरोसा नहीं था। आरोप लगाते रहे राजनांदगांव, साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ को चले। तो भूपेश बघेल जी का इंतजार कर रही राजनांदगांव की जनता। जैसे चेक जब लौटता है ना बैंक से, जो सजा मिलती है वही सजा भूपेश बघेल जी को मिलेगी। बदतर मतलब पराजित होकर भागेंगे छत्तीसगढ़ में, और राजनांदगांव की जनता पूरा बदला लेने के लिए, प्रतिकार लेने के लिए तैयार बैठे। 2 लाख से ऊपर के मतों से 100% हारेंगे भूपेश बघेल। बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, लाखों सीटों से जीत का दावा हो रहा है। आरती जी क्या कहेंगे, क्या ये चुनाव भूपेश बघेल की राजनीति की एक प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है? आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है, कांग्रेस से जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आरती जी जुड़ गई हमारे साथ। आरती जी आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, नागेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर तौर पर काफी सारी चुनौतियां हैं। एक दिलचस्प सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। एक समय में हमने देखा था कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अपने सांसद उतार दिए थे मैदान में, और अब हम जिस तरह की स्थिति बनते हुए देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में,
कि कैबिनेट मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तमाम जितनी भी सीटें उस पर उतारना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि 2 ही सीट हम जीते हैं और जिन इन सीटों पर अगर कड़ी टक्कर देनी है तो अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस को अपनी पूरी ताकत झोंकनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटीज दिख रही है, कांग्रेस इस मूड में आ गई है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ चुनाव लड़ना है, ये नजर आ रहा है। वो 2 सीट बचाने की भी कवायद जो है उस पर जुटी हुई लग रही है। ऐसा नहीं कर पा रही है वो कि इसमें बढ़त ले और बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि अभी आप नागिन जी, देखिए थोड़ा क्या जल्दी होगा ये कहना कि ये सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई है? क्योंकि जब हम विधानसभा में भी हम बात कर रहे थे चुनाव में, तब भी हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस के लिए काफी आसान होने वाला है, और फिर हम देखते हैं कितने जबरदस्त तरीके से बीजेपी वापसी करती है छत्तीसगढ़ में। तो क्या इस तरह का उलटफेर लोकसभा चुनाव में संभव नहीं है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक साधारण वोट प्रतिशत भी अगर ऊपर नीचे होता है तो बड़ा प्रभाव उसका दिखता है सीटों पर। बिल्कुल, चुनाव में छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन इसके लिए एक तैयारी भी दिखनी चाहिए। कांग्रेस के पास पर्याप्त मुद्दे थे। 5 साल के शासन में उन्होंने जनता के लिए जो बहुत सारे काम किए थे, जिसके बारे में वो कहते थे कि उसके दम पे वो दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन उस पर ही वो फोकस नहीं हो पाया। ये दिक्कत यहीं पर आ रही है, अंतर कला यहीं पैदा हो रहा है। उनको अपने काम को लेके जो फायदा उठाना चाहिए, उसका फायदा मुझे लगता है कि बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से उठा पा रही है। वो उन सारे मुद्दों में घेरने की कोशिश करते हैं बीजेपी को, जिससे वो घेरे नहीं, खुद घिर जाते हैं। अभी आप देखिए कि चुनाव के समय में बयानबाजी भी जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होती है। जनता के दिलो दिमाग पे इसका बड़ा असर होता है। आप अपना बेहतर प्रदर्शन करने के बदले अगर किसी को अभद्र शैली में आप अपनी बात कहते हैं, तो उसका भी एक निगेटिविटी आम जन पे असर होता है, जो काफी कुछ मुझे लगता है कि मत को प्रभावित करता है। बेहतर ये होता है कि बेहतर काम करके, एक अच्छी बातें करके, जमीनी मुद्दों पे काबिज रहते हुए बेहतर काम किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही आ रही है कि लगातार बयानों का दौर है। सबसे पहली बात तो यही हुई कि बीजेपी ने पूरे 11 सीटों में अपने प्रत्याशियों को उतारा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो विलंब किया, उसके बाद लगातार दौर पे दौर ऐसा चलता रहा, और इस बीच भी बयानबाजी चलती रही। पार्टी फोरम में भी लगातार एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी, पिछले चुनाव के दौरान भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे भी मंथन। ये कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाली बात होती है। और उस दौरान 5 साल की सत्ता में जो चीजें हो रही थी वो अब उजागर होती चली जा रही हैं। जी आरती जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी आरती जी, राजनांदगांव की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आपकी पार्टी के माने जाने वाले सबसे ताकतवर नेता यहाँ से लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल। जब 2018 में चुनाव हुए थे, 4 नेता आपकी पार्टी के जिनके नाम सबसे ऊपर रहे थे, उनमें से एक जो मुख्यमंत्री चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव में से भूपेश बघेल थे जो लीडर बने। उसके बाद 5 साल उनका शासन रहा। एक मजबूत नेता के तौर पर वो उभरे। जो लास्ट विधानसभा चुनाव रहा, जब तक नतीजे नहीं आए तब तक भी ये मान के चला जा रहा था कि भूपेश बघेल का सिक्का चलेगा, पर वो सिक्का चला नहीं। अब जब उन्हें राजनांदगांव से उतारा गया है, तो वही नेता जो तब शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आज उनकी बयानबाजी जो है वो प्रभाव डाल रही है। जी जी, देखिए, हेलो जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, उस समय ऐसा था कि लोगों को लग रहा था विधानसभा चुनाव में कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का जो किया गया कार्य है, जो जनता के लिए, जो किसानों के लिए, जो शिक्षा के लिए उन्होंने किया, उसका परिणाम अवश्य अच्छा आएगा। लेकिन आप देखिए, कहीं ना कहीं वहाँ जो है हमें पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जो कार्य किए हैं, उनका आकलन करके अभी लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि वास्तविक में जो उन्होंने किया है वो किस हद तक बहुत अच्छा ही था। जैसे किसानों के लिए देखें तो अभी भी जो महिलाओं के लिए या किसानों के लिए जो कांग्रेस सरकार है
वो अभी लोकसभा में भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लाए हैं, चाहे किसान के लिए हो, स्वामीनाथन जो है उस नीति से चलने की बात कही है, महिलाओं के लिए जैसे उन्होंने कहा है कि वर्ष में 1 लाख रुपए दे के सशक्त बनाना है और जो इतनी महंगाई है उसको दूर करना है। तो कहीं ना कहीं हम जनता के बारे में हमारी सरकार सोचती है और हम ऐसे नहीं तो आरती जी सवाल ये है ना कि 5 साल के आपके कार्यकाल में जो काम आपने डिलीवर किए राज्य में उसके दम पर आप चुनाव नहीं जीत पाए, तो जो वादे आप अब कर रहे हैं उस पर जनता आपको वोट देगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि 5 साल जो कार्य किए ना, तो आप उस समय मतलब इनकी नीति जो रहती है ना उसमें आप भी अभी देखिए कहीं ईडी इसका छापा, लोग नेताओं को जो है वो उनके उसमें दाग लगाने की बात करना, मतलब केंद्र से इतना ज्यादा परेशान करना, उसके बाद जो मतलब अभी जो हमारे पास जो आए हैं जो नीति नियम और जो महिलाओं के लिए और किसानों के लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने 5 साल में किया है उसे शायद जनता जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन उस समय का जो वातावरण था, जो केंद्र सरकार चरणदास मान जी तो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, ना मंत्रियों को समझ में आया ना विधायकों को समझ में आया कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, भाप ही नहीं पाए। अब देखिए सर, वो तो मतलब ये जो हमारे नेता है वो जो अंदरूनी जो समझ रहे हैं, है ना, और जनता कहीं ना कहीं जनता के बीच में हम जाते हैं तो आप भी ये चीज समझिए कि किस तरीके से जो मशीन के साथ खिलवाड़ करके जो हुआ है ना, भले इन लोग एक्सेप्ट ना करें कि ये सोच रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे जीते हैं भाजपा वाले, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है करारा जवाब जो है अभी शायद मैम अब देखने को इतनी मिलेगा। अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है उसमें भी अगर आप ईवीएम को दोष दोगे तो ये अपने आप में एक सवाल है। आपकी पार्टी के ही नेता ताम्रध्वज साहू सीधे तौर पर कह चुके हैं पार्टी में ही खेमेबाजी चल रही थी। खैर उस पुराने बयान पे भी ना जाए तो अभी हाल ही में जो बयान आया आपके पार्टी के नेता का मंच से कि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उन्हें जूते से मारना चाहिए, इस तरह के बयान जो है दिए गए हैं। मान सकते हैं कि सही बात है कि जिस समय चुनाव लड़ने का वक्त है पार्टी के नेता साथ छोड़े तो गुस्सा आना लाजमी है, तकलीफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी है पार्टी के अंदर ही नेताओं के बीच कांग्रेस के। अब ये सभी जगह होता है सर, है ना, सभी जगह होता है। कहीं जो अपोजिट पार्टी है, जो विपरीत पार्टी है, उनको यही लगता है, हर एक चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं ये नहीं कहूंगी, आप देखेंगे कि सबके अंदर में कुछ ना कुछ गुटबाजी होती है, आपस में टकराव होता है, मन में होता है, मत जो हमारे विचार हैं उसमें टकराव जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि टकराव भी है तो भी मेरा तो आप देखिएगा जैसे ये लोग पहले से दावा कर रहे हैं 400 सीट लेके आएंगे, 400 से ज्यादा लेके आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस किसको रहता है आप बताइए ना जी। ओवर कॉन्फिडेंस कहिए इसको, नहीं तो कि मतलब उनको पता है कि हम 400 लेके आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो तो इस तरह के दावे तो सभी नेता करते हैं। मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस के लिए कहां पे ज्यादा कंफर्टेबल कांग्रेस फील करती है? जो राष्ट्रवादी मुद्दे बीजेपी उठाती है वहां पे आप ज्यादा अपने आप को सशक्त मानते हैं, या जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दे हैं वहां कांग्रेस अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल मान रही है? छत्तीसगढ़ के मुद्दे सर, पहले तो मैं ये कहूंगी कि छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, है ना, राष्ट्रीय मुद्दे इन लोग जो हैं केंद्र के पास कुछ भी नहीं है। कितना गलत इन लोग वो लगाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, राम भगवान को लाने वाले ये लोग होते कौन हैं? और पहले तो हमें अपने छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए कि जहां हम हैं वहां क्या मुद्दा है और उसको कैसे, अभी नक्सलवादी मुद्दे पे बात करें ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नागेंद्र जी, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगर बात हो रही है तो जाहिर तौर पर इससे पहले भी जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में आए थे उन्होंने प्रमुख रूप से मुद्दा उठाया था, चाहे वो नक्सलियों का मुद्दा हो, चाहे धर्म से जुड़े हुए जो धार्मिक मुद्दे हो उनको लेकर हो, या राष्ट्रवाद का मुद्दा, तमाम तरह की बातें रखी गई थी। लेकिन जब खासतौर से अगर मैं बात करूँ नक्सलियों की बात है, तो जो खासतौर से अभी हाल ही में जो नक्सली घटनाएं हुई हैं, क्या कहीं ना कहीं वो बीजेपी को बैकफुट पर लाती है कि अब आपको अपनी ही पार्टी के नेताओं को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, जबकि आप ये वादा कर रहे थे विधानसभा चुनाव में कि नक्सली क्षेत्रों में हम विकास लेकर आएंगे, बल्कि उल्टा हो ये रहा है कि वहां पर हमले हो रहे हैं आप ही के नेताओं पर? मुझे लगता है नागेंद्र जी कि चुनाव माफ कीजिएगा, चुनाव रविंद्र जी सॉरी। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव के समय आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को
किस तरह से मारा गया था नक्सल क्षेत्रों में, विशेषकर क्या कहते हैं मानपुर में तो कांग्रेस विधायक की उपस्थिति में, इंद्र शाह मंडावी की उपस्थिति में सरजू टेकाम ने कहा था कि यदि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसका गला काट देना, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सरजू टेकाम को गिरफ्तार किया है। कभी भूपेश बघेल जी ने हिम्मत नहीं दिखाई। तो सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो होते रहेंगे लेकिन कार्यकर्ताओं की जिंदगी महत्वपूर्ण है, उनका जीवन महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी भी चुनाव में हिंसा ना हो। इस हिंसा को रोकने के लिए भी सुरक्षात्मक तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिनकी जान का खतरा है तो दे रहे हैं सुरक्षा। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से नक्सलियों से डर से नहीं है। नक्सलियों पे फिर कल क्या कहते हैं 9 नक्सली मारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज 3 महीने हुआ और अग्रेसिव होकर काम करेगी, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त बनेगा। ये हमारी प्लानिंग है, हम निश्चित रूप से करेंगे। अब रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता की, मैं बात को सुन रहा था कि 400 पार ये अति आत्मविश्वास का प्रतीक नहीं है क्या? आपने 100 में 90 सीट में 75 पार का नारा दिया, तब वो अति आत्मविश्वास का उदाहरण नहीं था क्या? और जिन क्या कहते हैं भूपेश बघेल जी के कार्यशैली को आप बहुत वो बता रही थी, उदाहरण के रूप में स्वीकार कर रही थी, अरे उसको जनता नकार चुकी है। और मुझे पता है कि अगले 15 साल आप लोग आत्ममुग्धता का शिकार रहेंगे और भूपेश बघेल जी के कार्य को ऐसे प्रचारित करके खुश होते रहेंगे। हम 15 साल फिर इस छत्तीसगढ़ में जनता की सेवा करने के लिए रहेंगे, क्योंकि हम लोग कार्य करते हैं। आपकी तरह हमने शराबबंदी का वादा नहीं किया था, आपने किया था, लेकिन आपने किया नहीं। बेरोजगारों को मात्र 2 महीने का दिया हमने, महतारी बंधन 2 महीने में दे दिया। तो कहाँ कांग्रेस की रीति और नीति में बताऊं? अभी आप देखिएगा इस आसन में लोकसभा चुनाव में जो 6 मई को एकदम क्लियर हो जाएगा, चाहे जिनको 30 या 40 सीट पर कांग्रेस सिमट कर रहेगी पूरे देश में। इनसे ज्यादा तो मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस ले आ जाएगी या समाजवादी पार्टी ले आएगी और कोई क्षेत्रीय दल। तो अब तो क्षेत्रीय दल के लायक भी नहीं रहेगी कांग्रेस। कितना मानकर चलिए इस लोकसभा से तय हो जाएगा। और 400 पार का जो हमारा नारा है, हम क्या कहते हैं, केवल दिवा स्वप्न नहीं दिखते, कपोल कल्पना नहीं करते। हमने उज्ज्वला गैस में दिया है, हमने वैक्सीनेशन किया पूरे देश को, हमने क्या कहते हैं राशन कार्ड पर्याप्त दिया, हमने 5 किलो राशन पूरे देश को दिया। तमाम प्रकार की हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे सुरक्षात्मक क्षेत्र में हो, चाहे क्या कहते हैं व्यापार के क्षेत्र में। मोदी जी के प्रति जो विश्वास है देश में वो अद्भुत है। इनको राम मंदिर के नाम पर भी तकलीफ होता है कि जब हम बनाते हैं तो बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख बता के इनको आमंत्रण दिया तो इन्होंने ठुकरा दिया। अरे राम को हम लाए हैं, हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग विरोधी थे। आपने भगवान राम के नाम पे 3 सत्ता सरकार गिराई हमारी सरकार को, इसलिए आप लोग भगवान राम को स्वीकार नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ में बहुत आप लोग राम वनगमन पथ का ढिंडोरा पीटे, वो सबको समझ में आ गया था कि आप लोग काल नेमी हो। भगवान राम के ठीक है, जल्दी से जवाब चाहूंगा, समय बहुत सीमित है। नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ समाप्त कर दिया। जिन चीजों को एग्रेसिवली बीजेपी लगातार प्रमोट करती रही है, जिन मुद्दों पर जो प्रवक्ता जी ने कही है, जितनी भी बातें प्रवक्ता जी ने कही है, राम किसी एक का टैग नहीं है, राम सबके लिए है। और कांग्रेस स्वीकार करती है भगवान राम के अस्तित्व को पहले तो ये बता बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने आपको हलफनामा देके कहा ठीक है। कि भगवान नागेंद्र जी, जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा। राम से काल्पनिक है, आप लोग स्वीकार करते हैं क्या भगवान राम को? पहले तो आपने बोल लिया है, मैं बताती हूँ। अब स्वीकार करती भगवान राम को? क्यों नहीं करेंगे भाई? भगवान राम को सबके आराध्य देव है, क्यों नहीं हलफनामा दिया था? राम सेतु क्या कहते हैं काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है करके आप लोग बात करेंगे भगवान राम पर। मैं बता रही हूँ, इतने साल आप लोगों ने राज किया, 15 साल छत्तीसगढ़ में, राम का नाम क्यों नहीं लिया? भगवान राम एक कौशल्या माता मंदिर क्यों नहीं दिखा आपको? आपने कभी विरोध किया क्या, बताइए? चलिए ठीक है, अब समय इजाजत ही देता है चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव, जहां पर लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर भूपेश बघेल, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ पूरा जोर लगा रही है छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर, जो उनका लक्ष्य है। आने वाले समय में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक प्रचार करेंगे। ऐसे में जाहिर तौर पर यह देखने वाला विषय है कि छत्तीसगढ़ की जनता पर कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, जिसके दम पर जनता वहां पर वोट देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।